सो इसमें हमने लास्ट टॉपिक किया था आपका, हम लैंडफॉर्म पढ़ रहे थे कि लैंडफॉर्म कौन कौन सी बनाता है आपका ये मैच्योर स्टेज की रिवर्स। तो इसमें हमने भावर, तैराई, रीजन कर लिया था, रिपीट नहीं करेंगे आज हम। उसके बाद फिर हमने उसके कुछ एक एग्जांपल्स लिखे थे। नेक्स्ट जो आपके पास लैंडफॉर्म है दैट इज इंटरलॉक्ड स्पर। इंटरलॉक्ड स्पर, इसमें से अगर समझ में ना आए तो हमारे पास एक और डायग्राम है दैट इज ऊपर थी शायद वो। कहाँ गया ये? हाँ, ये इंटरलॉक स्पर, दिस इज इंटरलॉकिंग स्पर। दोनों साइड से आपकी स्ट्रीम्स आ रही हैं, मेन स्ट्रीम में जाकर मिल रही हैं, इसको कह रहे हैं इंटरलॉकिंग स्पर, क्योंकि ये जो आपके डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं एक जगह पे इकट्ठी हो रही है। इसको कई बार आप वो कहते हैं संगम भी कहते हैं, कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स भी कहते हैं, है ना। सो इसी को हम कह रहे हैं कि दिस इज द इंटरलॉकिंग स्पर, क्योंकि मेन रिवर सोर्स के साथ में वैली साइड से दो आपकी और रिवर जो है इसके साथ मिल रही हैं। सो दिस इज इंटरलॉकिंग स्पर। तो अब सेकंड लैंडफॉर्म जो कि मैच्योर स्टेज में बनाता है दैट इज इंटरलॉकिंग या फिर इंटरलॉक्ड स्पर। एक स्ट्रीम यहां से आ रही है, एक स्ट्रीम यहां से आ रही है, एंड दिस इज द मेन रिवर, इसके बीच में जाकर मिल रही है। दिस पॉइंट इज द इंटरलॉकिंग स्पर। इसमें लिखिए आप इंटरलॉकिंग स्पर में कौन सा पीडीएफ आ गया, ये आपका मैच्योर स्टेज में जो लैंडफॉर्म्स बनती है। कल हमने देखा कि सबसे पहले आपके पास क्या है, एल्यूवियल फैन बनता है। कल हम कर रहे थे मैच्योर स्टेज की रिवर, कि मैच्योर स्टेज में रिवर की स्पीड कम हो जाती है, डिपोजिशनल कैपेसिटी कम हो जाती है, कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, इरोजन पावर कम हो जाती है। तो उससे पहला जो आपके पास लैंडफॉर्म बनता है मैच्योर स्टेज में वो होता है एल्यूवियल फैन। यहाँ पे एल्यूवियल फैन का मतलब क्या है कि रिवर अब डेपोजिशन करना ज्यादा शुरू कर देती है। एल्यूवियल फैन आगे दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक था आपके पास भाबर, जहाँ पे जो आपकी रिवर है वो अंडरग्राउंड फ्लो करती है, यहाँ पे बड़े बड़े बाउल्डर्स हैं। ट्री वही डेवलप हो सकता है यहाँ पे जिसके लॉन्ग एंड वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम है। और दूसरा आपके पास है तैराई रीजन। तैराई रीजन वो रीजन है जहाँ पे जो रिवर है वो दोबारा लैंड के ऊपर वापिस आती है और फ्लो करना शुरू करती है ओवर दी लैंड। इस एरिया में ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो ये ग्रीन एरिया है, यहाँ पे ज्यादातर आपका एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। तो तैराई के बाद हमने ये पॉइंट भी लिखा था कि मैक्सिमम जो आपका तैराई रीजन है उसको नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है, जो आपका उत्तर पश्चिमी भारत है जिसमें हम रहते हैं, जो हमारे आसपास का क्षेत्र है, उस रीजन में अगर हम तैराई देखें तो तैराई मैक्सिमम ह्यूमन पॉपुलेशन ने इसको क्लेम कर रखा है। अब बचा हुआ जो आपका तैराई रीजन है सिर्फ और सिर्फ उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क बचे हुए हैं। तो हमने कल स्पेशली नेशनल पार्क मेंशन किए थे, जैसे कि जिम कॉर्बेट है, फिर आपका राजा जी है, या फिर आपके पास जो मनास नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है। तो ये तराई रीजन के नेशनल पार्क है। तो यहीं पे ही अभी हम देखें तो ये रीजन सिर्फ एक टाइप से प्रोटेक्टेड एरिया सिर्फ तराई में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसके अलावा जितना भी एरिया है वहां पे या तो एग्रीकल्चर होता है या लोगों ने सेटलमेंट कर दिया है। उसके बाद सेकंड जो पार्ट है आपका मैच्योर स्टेज की लैंडफॉर्म का एल्यूवियल फैन के बाद, वो है इंटरलॉक्ड स्पर। नेक्स्ट वीक तक आपको हो जाना चाहिए वैसे ये, नेक्स्ट वीक की आज भी हो सकता है, ये आज भी हो सकता है। जियोमॉर्फोलॉजी खत्म, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें टॉपिक रह जाएंगे दो मैंने अलग से करवाने हैं आपको, रिवर कैप्चर और रिवर रिजर्वेशन। तो आप इसमें इंटरलॉक्ड स्पर में लिखिए, इट इज फाउंड एट द फुट ऑफ अ माउंटेन। Interlocked spur, it is found at the foot of a mountain. It is found at the foot of a mountain where river starts to meander. Where river starts to meander.
तो ये ज़्यादातर फुट ऑफ द माउंटेन के पास देखा जाता है, जहाँ पे माउंटेन का एक टाइप से किनारा आने वाला है, जहाँ पे माउंटेन की बिल्कुल एक टाइप से तलछट आने वाली है, मतलब माउंटेन का सबसे डाउन पार्ट आने वाला है, वहाँ पे ये देखने को मिलता है। और ये ज़्यादातर उन एरियाज में देखा जाता है जहाँ पे रिवर मेंडर करना शुरू कर देगी। मतलब मेंडर का सिंपल सा मीनिंग है, रिवर जो है एक टाइप से ऐसा पास फॉलो करना शुरू कर देगी, राइट, जैसे आपका स्नेक क्रॉल करता है वैसे ही। तो यहाँ पे रिवर जो है वो मेंडरिंग करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट है दैट इज मेंडर। बट इसमें आप पहले देख लीजिए कि इंटरलॉक्स पर कैसा होता है। सो दिस इज इंटरलॉक्स पर। फॉर एग्जांपल एक मेन रिवर की जो स्ट्रीम है वो यहाँ से आ रही है, राइट। यहाँ पे मल्टीपल आपके छोटे स्ट्रीम्स हैं, यहाँ से ऊपर से पानी आएगा, दीज एरियाज, यहाँ से जहाँ से भी वैली के ऊपर से पानी आ रहा है, जिसको आप कहेंगे कि एक टाइप से ये इंटरलॉक स्पर बन रहा है। यहाँ पे आके, यहाँ से आके ये इंटरलॉक स्पर का पार्ट है, जैसे उसमें शो कर रखा था आपको। तो यहाँ पे रिवर्स के साथ मल्टीपल स्ट्रीम्स आके इंटरलॉक हो रही है, इंटरलॉकिंग स्पर्स इन द अपर कोर्स ऑफ अ रिवर। प्लंज पूल हमने कर लिया था। सो ये जो बात होता है इसको कहते हैं मेंडरिंग पाथ। Process is on a meandering bend where there is a less water on the inside, there is more friction and slower flowing water. अगर यहाँ पे सिंपल कह रहे हैं कि अगर पानी कम है नदी के बीच में, where there is a less water on the inside. अगर रिवर के inside there is less water, सो यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा, मोर फ्रिक्शन ज्यादा होगा और वाटर की स्पीड कम हो जाएगी। सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो जुड़ा इसके साथ है। पहली बात यूथफुल में हमने कहा कि स्टीप आपके पास स्लोप है, स्टीप स्लोप है, स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है तो कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा पे लोड अपने साथ ले जा सकती है। तो यहाँ पे दिस इज फास्ट स्पीड। फिर उसके बाद मैच्योर में क्या है, यहाँ पे स्टीप स्लोप नहीं है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल आपके प्लेन एरिया में एंटर हो रही है नदी। स्पीड है बट स्पीड इज मॉडरेट। अब मॉडरेट स्पीड है तो मॉडरेट स्पीड के साथ कैरिंग कैपेसिटी कम हो रही है, मतलब डेपोजिशन ज्यादा शुरू हो जा रही है, और लास्ट में तो सारा ही सेगमेंट पे लोड खत्म ही कर देगी रिवर ओल्ड एज में। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिस इज द पाथ, जहाँ पे आप देखेंगे कि दिस इज आपका, अब दूसरा आपने ये नहीं दिखा था कल, दिस इज फर्स्ट जो आपके पास है मेजर लैंडफॉर्म्स दैट आर मेड बाय द मैच्योर या फिर मिडिल स्टेज। सो एल्यूवियल फैन क्या है, कंप्लीटली डेपोजिशनल फीचर। क्यों? क्योंकि अभी माउंटेन के फुट के पास आपकी रिवर पहुंच चुकी है। सेडिमेंट स्टोन ग्रेवर्स जो है उनको एल्यूवियल फैन कहते हैं, अपना सारा का सारा पे लोड छोड़ते जा रही है, क्योंकि माउंटेन से दूर जाते जाते साइज ऑफ द सेडिमेंट भी कम हो रहा है क्योंकि स्पीड कम है। अभी दो प्रकार के भाबर एंड तेराई रीजन बना रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है दीज आर दी माउंटेन रीजन। माउंटेन से आ रही नदी, पानी तो ये अपने साथ बहा कर ले गई, बट पूरा का पूरा मलबा जो है यहाँ पे इकट्ठा हो गया। दिस इज एल्यूवियल फैन। अगेन यहाँ पे भी वैसे ही इन्होंने शो किया है कि मल्टीपल रेंजेस यहाँ पे आ रही हैं, देन इट विल डिपॉजिट दी सेडिमेंट्स। फिर भाबर एंड तेराई आपने कल लिखा था और उसके कुछ एक नेशनल पार्क आपने लिखे थे। अगेन इंटरलॉकिंग्स पर। नेक्स्ट आपके पास है मिएंडर। सो दिस इज मिएंडरिंग पाथ, जहाँ पे रिवर की स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाती है क्योंकि ये टोटली अब प्लेन एरिया में फ्लो कर रही है। प्लेन एरिया में फ्लो कर रही है तो यहाँ पे कोई ऊंची ढलान नहीं है। अब ऊंची ढलान ना होने के कारण नदी का जो एरिया है, ये नदी का जो आपका फ्लो है वो एक स्लोप की तरह हो जाता है, ये पूरे स्लोप की तरह फ्लो करना शुरू कर देती है, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में शो कर रखा है। सो नेक्स्ट जो आपका थर्ड जो यहाँ पे लैंडफॉर्म बनता है मैच्योर स्टेज में, दैट इज मिएंडर। थर्ड इज मिएंडर। मिएंडर में लिखिए, देखिए कभी मेंडरिंग रिवर नहीं देखी तो देखनी पड़ेगी, आपको दिखानी पड़ेगी। पिक्चर में देख के काम चलाओ। हाँ जी, अमेज़न भी ऐसी है आपकी, जो सिंपल जो आपकी प्लेन एरिया की रिवर्स है। गंगा एंड में करती है मेंडरिंग,
है ना, बट बहुत सारी नदियां हैं जो स्लो चलती हैं, और मेंडरिंग बात आपका ऐसा होता है, उस पर ध्यान दीजिए। सो इसमें सिंपल लिखिए मेंडरिंग में, इट इज अ साइनस बेंड, it is a sinus bend in the longitudinal, it is a sinus bend in the longitudinal profile of a river. So it is a sinus bend in the longitudinal profile of a river. When river starts flowing in a loop, when a river starts flowing in a loop, so ये एक टाइप से साइनस बेंड है, राइट, जहाँ पे जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल था नदी का जो अपना खुद का एक लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल है, उसमें देयर इज अ बेंड, और यहाँ पे नदी जो है अभी एक लूप की तरह फ्लो करना शुरू कर देती है। सो दिस इज अ लूप, पूरा का पूरा जैसे ये पाथ बना रही है, दिस इज अ लूप। सो साइनस बेंड के साथ साथ में नाउ रिवर स्टार्ट्स फ्लोइंग इन लूप, डेवलपिंग different courses, developing different courses is known as meander. Developing different courses is known as meander. अब ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम जितनी रिवर्स आपकी प्लेन एरिया में आती है क्या सभी meandering करती हैं? अब डिपेंड करता है कि नदी की स्पीड कहाँ पे कम हो रही है, नदी की जो कैरिंग कैपेसिटी है या रिवर की जो कैरिंग कैपेसिटी कहाँ पे स्लो डाउन कर, तो जहाँ पे रिवर का फ्लो स्लो डाउन कर जाएगा वहां पे ये मेंडर करना शुरू कर देगी, डिपेंडिंग अपॉन ये कौन से टॉपोग्राफी से फ्लो कर रही है। आगे इसी में लिखिए एक लाइन चेंज करके, दो मेंडर कैन अकर इन एनी स्टेज, meander can occur in any stage, but it is most well developed in the mature and old age. Though meander can occur in any stage, so it can occur in any stage, but they are most well developed in मैच्योर एंड ओल्ड एज। तो कह रहे हैं कि मेंडरिंग कहीं पे भी हो सकती है, चाहे वो मैच्योर है, चाहे वो आपका यंग या यूथफुल स्टेज है, यूथफुल में भी ये मेंडर कर सकता है, बट ये कह रहे हैं कि ज्यादातर आपको मेंडरिंग जो देखने को मिलेगी प्रोसेस दैट इज इन दी मैच्योर एंड ओल्ड एज, फुल स्टॉप। मेंडरिंग इज फर्दर डिवाइडेड इनटू river cliff and slip of slope. Meandering is further subdivided into river cliff and cliff of slope. River cliff and cliff of slope. तो meandering के ये दो पार्ट्स हैं, river cliff and cliff of slope. क्लिफ ऑफ स्लोप। तो यहाँ पे अभी आपको एक डायग्राम बनाना है, देन उसमें शो करना है कि व्हाट इज रिवर क्लिफ या क्लिफ ऑफ स्लोप। मजा नहीं आया, मेंडरिंग में थोड़ा सा और लूप बनाना है, लूप, फिर यहाँ पे आके काम खराब कर रहा है। मेरा आर्ट ऐसा ही है। So this is the
पाथ ऑफ अ रिवर, रिवर जो कि पाथ एक फ्लो कर रही है। अब रिवर कुछ एक चीजें यहाँ से कट डाउन भी करती है, जिसको आप यहाँ पे ऐसे शो करेंगे, दिस इज रिवर क्लिफ। मतलब जब नदी बह रही है तो साइड में इरोजन कर रही है। साइड में मतलब इसने पहले ये इसका प्रोफाइल था, बट इसको इसने यहाँ से कट किया है, राइट। तो अब इसने एक ज्यादा यहाँ से कट किया है। अगेन यहाँ से भी इट हैज कट डाउन दी स्लोप, एक टाइप से क्लिफ बना दी है। क्लिफ मीन्स मैंने आपको दिखाया था एक ऊंचा सा भाग, नदी फ्लो कर रही है, नदी के दोनों साइड पे एम्बैंकमेंट पे देयर इज अ रेज प्लेटफॉर्म। सो रेज प्लेटफॉर्म along the river bed, raised platform along the river bed, that is आपका river cliff। So river cliff क्या है? That is raised platform along the मतलब डिजाइन तो ऐसे ही बनेगा ये। हाँ जी जी, कट आपने सिर्फ ऐसे शो करना है कि यहाँ पे जो रिवर है वो कट कर रही है, कट डाउन कर रही है। बाद वाला नहीं बनाना है कि पहले ऐसा था, बिफोर एंड आफ्टर नहीं बनाना है। सिंपल आपने ऐसे शो करना है कि ये जो ब्रेडेड पार्ट है जहाँ पे हमने लाइन लगाई है, दिस ब्रेडेड पार्ट इज रिवर क्लिफ। यहाँ पे आपने सिंपल लिख देना है, दिस इज क्लिफ ऑफ स्लोप, क्लिफ ऑफ स्लोप। जो आपका लूप है ना, लूप को कट किया गया है, मतलब यहाँ से रिवर के द्वारा। दिस इज रिवर क्लिफ ऑफ स्लोप। और रिवर क्लिफ दैट इज रेज्ड प्लेटफॉर्म अलोंग द रिवर बेड, या फिर रिवर एम्बैंकमेंट। नदी के किनारे पे उठा हुआ भाग, सिंपल हिंदी में नदी के किनारे पे उठा हुआ भाग, उसको कहेंगे रेज प्लेटफॉर्म को, दैट इज रिवर बेड के अलोंग रेज प्लेटफॉर्म, दैट इज रिवर क्लिफ। सो क्लिफ ऑफ स्लोप का मतलब क्या है कि रिवर ने इस पार्ट को कट किया है, नदी के साइड में जो आपका एक पार्ट था उसको कट किया है, उस क्लिफ को बनाया है कट करके। क्लिफ ऑफ स्लोप मींस स्लोप को कट करके एक क्लिफ बनाया, दैट इज रिवर क्लिफ ऑफ स्लोप। और ये जो साइड में सिंपल जो नॉर्मल भाग है उसको आप कहेंगे एक टाइप से रिवर क्लिफ। अगेन समझने की कोशिश करो, रिवर फ्लो कर रही है, रिवर का एक किनारा ये है, एक किनारा ये है, बीच में से रिवर अपना फ्लो कर रही है। अब जिस रास्ते से रिवर फ्लो कर रही है, ये भी एम्बैंकमेंट है, ये भी एम्बैंकमेंट है। अब ये जो एम्बैंकमेंट उठा हुआ भाग है रिवर के दोनों साइड पे, उसको आप कहेंगे कि दिस इज रिवर क्लिफ। बट अगर बाढ़ आती है, हैवी फ्लो होता है रिवर का, तो ये जो क्लिफ है उसको कई बार रिवर ढा देती है। मान लीजिए अगर पहले इतना सा एरिया था, फिर ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है। सो रिवर साइड में इरोजन करने के साथ अगर क्लिफ को नीचे गिरा दे रही है तो उसको कहते हैं क्लिफ ऑफ स्लोप। ठीक, आपका जो क्लिफ है दैट इज ऑफ कहां से हुआ है? जहां पे स्लोप थी, तो स्लोप से कट चुका है, ये जो भाग है ये कट चुका है। अगेन और साइड वाला जो सिंपली पूरा का पूरा जो साइड वेज का पार्ट है दोनों साइड से, दैट इज रिवर क्लिफ। और क्लिफ ऑफ स्लोप का सिंपल मीनिंग है कि रिवर ने इसको कट कर दिया मेंडरिंग के थ्रू, राइट। अब ये हुआ कैसे? वही प्रोसेस है आपका, रिवर फ्लो कर रही है, फ्लो करने का बाद देयर इज मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्स, उनके बीच में फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन से देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एडी करंट्स। और एडी करंट्स क्या कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन कर रहे हैं रिवर के पानी का, और यही सर्कुलर मोशन हम कहते हैं दिस इज अ प्रोसेस ऑफ गायर फॉर्मेशन। सो इसमें गायर फॉर्मेशन हो रही है। सिंपल इसको हटाते हैं यहाँ से, ये नदी है, बहुत साफ सुथरी नदी है, यहाँ पे ब्लू वाटर यहाँ पे फ्लो कर रहा है ना। अब ये सिंपल दोनों किनारे जो ब्लैक कलर के, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में यही कहते हैं कि दिस इज रिवर क्लिफ। रिवर क्लिफ क्यों? क्योंकि ये जो पार्ट है रिवर क्लिफ का, जो ब्लैक कलर का पार्ट है, दिस पार्ट, ये थोड़ा सा रेज्ड पार्ट है, उठा हुआ भाग है। ये पूरा का पूरा पार्ट इज उठा हुआ भाग, मतलब नदी डाउन फ्लो कर रही है और ये थोड़ा अपर पार्ट है इसके साइड में। और ये भी पक्की दीवार नहीं है, ये कोई कंक्रीट की वॉल नहीं है, दिस इज टोटली एक मिट्टी का एक उठा हुआ भाग है, राइट। अब रिवर कई बार जब फ्लो कर रही है तो रिवर की स्पीड ज्यादा है, रिवर इरोजन भी कर रही है, मेंडर कर रही है, तो मेंडरिंग के साथ फॉर एग्जांपल पानी यहाँ से आ रहा है, वो यहाँ पे हिट कर रहा है,
यहाँ का पानी है वो यहाँ पे हिट कर रहा है, हमेशा कॉर्नर पे हिट करता है पानी। फॉर एग्जांपल यहाँ से पानी आया स्पीड से, इस एरिया पे आके हिट करेगा, अगेन यहाँ से जाएगा इस एरिया पे हिट करेगा। जिन एरियाज पे जाके हिट कर रहा है उसी पार्ट में से ये कटिंग कर रहा है, डाउन कटिंग कर रहा है, और इसको हम कह रहे हैं कि क्लिफ ऑफ स्लोप। सिंपल, इसको ऐसे समझिए। सो ज्यादातर क्लिफ ऑफ स्लोप उसी एरिया में होगा जहां पे देयर इज अ रिवर का दिस पार्ट, ये जो रेड पार्ट है दिस इज आपका क्लिफ ऑफ स्लोप, मतलब यहां से इस पूरे के पूरे क्लिफ को नदी गिराने वाली है। सो दिस इज क्लिफ ऑफ स्लोप। यहां से स्लोप जो है वो कट कर दी जाएगी क्योंकि रिवर की स्पीड के साथ साथ में ये टूटता जा रहा है। तो अगेन वही डायग्राम आपको ये बनानी पड़ेगी, डायग्राम यही बनानी पड़ेगी। अब इसमें जो साइड वे इरोजन हो रहा है, साइड वे इरोजन क्यों हो रहा है? क्योंकि सारे, अगेन फिर से इसको देखिए थोड़ा सा। अब मान लीजिए रिवर का जो वाटर है ये यहां से आ रहा है, इस एरिया में हिट कर रहा है। जब यहां से रिवर का वाटर आ रहा है डायरेक्टली और स्लोप के ऊपर हिट कर रहा है, या फिर सिंपल लूप के ऊपर जब हिट कर रहा है, तो लूप के नियर बाय बहुत सारे यहाँ पे सेडिमेंट्स आ जाएंगे। बहुत सारे जितना भी अपने साथ सेडिमेंट लेके जा रहे, चाहे मिट्टी है, चाहे पत्थर है, चाहे रेबल्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं पूरा का पूरा एक बजरी का पूरा पार्ट लेके जा रही है। अभी सेडिमेंट जो है ये ऐसे ही एडी करंट्स की तरह मूवमेंट करेंगे, और जब ये एडी करंट्स यहाँ पे डेवलप होंगे, पानी इस तरह से गोल घूमना शुरू कर देगा। और जब ये गोल घूमना शुरू कर देगा, इसको हम कहते हैं कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ गायर फॉर्मेशन। तो करंट्स ऐसे डेवलप हो जाएंगे गोल, और सर्कुलर मोशन शुरू हो जाएगा। यही सर्कुलर मोशन आगे चलकर इसको एक टाइप से ब्रेक डाउन करेगा, चीजें टूटना शुरू हो जाएंगी, एक टाइप से यहाँ पे इरोजन होगा, और इसी को हम कह रहे हैं कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिवर क्लिफ या क्लिफ ऑफ स्लोप। सिंपल। सो रिवर क्लिफ दैट इज अ, एक और एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लीजिए इसमें, रिवर क्लिफ इज अ जोन ऑफ इरोजन, जहां पे इरोजन हो रहा है। इट इज अ जोन ऑफ इरोजन। कभी नहीं समझ में आए प्लीज आप YouTube पे या किसी भी गूगल पे जाके टाइप कर सकते हैं, दैट इज एडी करंट्स और गायर फॉर्मेशन या जायर फॉर्मेशन इन रिवर बेड। यहाँ पे आपको वीडियो दिखाना इज नॉट अलाउड, तो इसलिए एडी करंट्स या फिर गायर फॉर्मेशन गूगल सर्च करिए, उसमें पता लग जाएगा आपको, है ना। उसमें पूरे के पूरे ग्राफिक्स के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू उन्होंने शो कर रखा होगा कि पानी फ्लो कर रहा है, कैसे एडी करंट बनते हैं, कैसे नीचे का मटेरियल घूम रहा है ना। यहाँ पे मैं वीडियो नहीं दिखा सकता, फिर ये वीडियो लेक्चर हो जाएगा, है ना। वीडियो लेक्चर के ऊपर ही वीडियो लेक्चर हो जाएगा। सो क्लिफ, रिवर क्लिफ क्या है? जोन ऑफ इरोजन। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे इरोजन होता है। और स्लिप ऑफ स्लोप क्या है, उसको भी साथ साथ में लिखिए। स्लिप ऑफ स्लोप, स्लिप ऑफ स्लोप, it is a zone of friction among sediments। एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे सेडिमेंट्स के बीच में फ्रिक्शन होता है, और अल्टीमेटली फ्रिक्शन आपको पता है एडी करंट्स ही डेवलप करता है, और यही एडी करंट्स आगे करके सर्कुलर मोशन ऑफ द वाटर या फिर सर्कुलर मोशन ऑफ द रिवर के लिए। रिवर क्लिफ सिंपल ये है, रिवर के आसपास का उठा हुआ क्षेत्र, रेज प्लेटफॉर्म। स्लिप ऑफ स्लोप क्या है? दिस इज अ क्लिफ ऑफ स्लोप या सेम, समझा नहीं मैं। स्लिप ऑफ क्लिफ ऑफ स्लोप और स्लिप ऑफ स्लोप मतलब क्या स्लिप आ गया ना। अब इसको क्लिप भी लिख सकते हैं या स्लिप ऑफ स्लोप भी लिख सकते हैं, नॉर्मल थिंग है। यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये जो रेस प्लेटफॉर्म है टूटेगा। अब इसके आसपास में फ्रिक्शन हो रहा है, और फ्रिक्शन हमेशा किनारे पे होता है, हमेशा कई बार बीच में भी होता है, किनारे पे भी होता है। जब मिएंडर कर रही है तो पूरे सेडिमेंट को वो एक टाइप से रिवर की क्लिफ की तरफ ले जा रही है, फिर क्लिफ टूटेगा, पूरा का पूरा क्लिफ के आसपास जितना भी ऊपर का रेस प्लेटफॉर्म है वो नीचे आ जाता है। सेम ये एक्टिविटी आपके सी में भी होती है। सी या ओशन के आसपास जब जहां पे हाई टाइड होता है, तो हाई टाइड्स के कारण या फिर जब भी देयर इज, आप कह सकते हैं सी इरोजन, तो सी इरोजन से आप देखेंगे समंदर के आसपास बहुत बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियां होती हैं। जब बार बार वहां पे लहरें आ रही है, बार बार वहां पे हाई टाइड से पूरा का पूरा समुद्र का पानी आ रहा है, धीरे धीरे क्लिफ को कट करता जाता है, क्लिफ नीचे की तरफ को गिरती जाती है। और कई बार न्यूज में भी आता है
कि इंडियन कपल गोज ऑन हॉलीडे या फिर ऑन हनीमून, दे वर टेकिंग सेल्फी नियर फुकेट आइलैंड या फिर इन बाली, दे स्लिप ऑफ फ्रॉम दिस क्लिफ ऑफ द स्लोप, है ना, वहां से गिर गए और कई बार अनफॉर्चुनेटली चले गए। अभी रिसेंट न्यूज आई है, एक कपल था जो कि हाई टाइड हो रखा है वहां पे, समंदर के बिल्कुल आसपास के क्षेत्र में खड़े हुए हैं, वही शाहरुख खान का पोज करने के लिए। शाहरुख खान का पोज तो नहीं हुआ, पर वो स्ट्रॉन्ग विंड्स थी और स्ट्रॉन्ग ओशन करंट था, तो महिला तो वहीं पे ही बच गई, तो व्यक्ति 20 किलोमीटर दूर पाए गए और मृत पाए गए, है ना। तो जहाँ पे नहीं पता हो क्लाइमेट का, वही कल रात भी कह रहा, कल दिन में मैंने आपको बताया था कि एक तो रिवर में नहीं घुसना, अननोन रिवर में, अननोन लेक में नहीं घुसना जब तक आप वहाँ के लोकल पॉपुलेशन से बात नहीं कर लेते, है ना। तो वैसे कुछ लोग क्या, वो नियर बाई सी करंट बहुत पावरफुल होता है, तो इसलिए उससे दूर रहना चाहिए। और वो खड़े भी क्लिफ के ऊपर ही थे। अब ऑब्वियस सी बात है, हाई करंट आया होगा, पानी का पता लगा, नाक में घुसा, कान में घुसा, है ना, आंखों में घुसा, उसको कुछ नहीं दिखा, ब्लाइंड, है ना, एक डेप्थ से, और जैसे ही पानी आया, पानी के साथ उस नीचे गिरा होगा, देन पानी ले गया साथ में। सो नेचर बहुत हानिकारक है ना, नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं। सो वैसे ही यहाँ पे दो टाइप के क्लिफ, एक रिवर का भी होता है और ओशन का भी होता है। ये हाइड्रोलॉजी में पढ़ाते हैं, वैसे जो हाइड्रोलॉजी पढ़ते हैं ना, जो हाइड्रोलॉजिकल साइंसेज में आजकल आ चुके हैं कुछ, एक हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग, उसमें पढ़ाते हैं एडी करंट्स क्या होते हैं। जब भी आपका कहीं पे बहुत बड़ा वो बनना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सोनाली के वहाँ पे है चक्की बैंक का जो पुल गिरा है उधर पठानकोट में, वो एडी करंट्स के कारण ही गिरा है, क्योंकि वो अंग्रेजों के टाइम पे बना हुआ था। और रिसेंटली अभी बारिश बहुत ज्यादा हुई थी पिछले 1-2 साल पहले, तो बहुत ज्यादा पानी आ गया। अब पानी अकेला नहीं आया, पानी के साथ बहुत सारी सेडिमेंट आ गए। अब जो बनते हैं वो रिस्ट्रक्चर्ड आपकी कंक्रीट के जो है पुल बनते हैं, उस टाइम पे नहीं बनते थे। अभी स्टील बहुत यूज किया जाता है, उस टाइम पे नहीं यूज किया जाता, उस टाइम सीधा खंभा खड़ा कर दिया बस। और वो था भी पुराना बेचारा पुल, अब 150 साल पुराना कब तक चलेगा? 50 साल एक पुल की जो ज्यादा एज होती है। फिर वही एडी करंट्स ने उसको चारों तरफ से, उसके पिलर जो थे, उसके पिलर के आसपास सारा का सारा, जिसको पंजाबी में कहते हैं गारा, सारा गारा आके इकट्ठा हो गया। अब गारा जो था गायर बन गया, क्योंकि पानी की स्पीड थी, वो घूमता रहा, अल्टीमेटली उसने वहां पे खड्डा बना दिया। अब जहाँ पे खंबा था, खंबे के आसपास डिप्रेशन बन गया, खंबा पिलर नीचे गिर गया और पूरा का पूरा पुल गिर गया, ऐसे कोलैप्स हो गया। तो अभी क्या है, पहले उसको सुखाया जाता है, अब बहुत लंबा चक्कर है। अभी तो पुल जो है उनकी अच्छी एज है, बट पुल जितने भी आपके न्यू बन रहे हैं, नेशनल हाईवे जितना भी बना रहा है, NHAI जितना बना रहा है, उसमें फॉर एग्जाम्पल अभी अगर पुल बना है तो उसको हर 6-6 महीने बाद वो मॉनिटर करते हैं। अब डिवाइसेस बहुत सारी हैं, तो उसका वो कैपेसिटी देखते हैं कि लोड ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। तो वो पुराना पुल था, वो गिर गया। सो गायर बहुत खतरनाक एक्टिविटी है, और ये ह्यूमंस के लिए भी खतरनाक है। बाकी जितने भी इसके एरिया में जितनी भी चीजें आएंगी, ये उसको तोड़ते ही जाएगा। सो ये आपका रिवर क्लिफ या फिर क्लिफ ऑफ स्लोप। और ये किसका पार्ट है? आपके मैच्योर स्टेज के मिएंडर का पार्ट है। सो मिएंडरिंग ऐसे ही नहीं आगे चलकर डिप्रेशन बनाती है, मिएंडरिंग से डिप्रेशन बनते हैं, वही डिप्रेशन पानी से भरते हैं और उससे लेक बनती है। आगे लिखिए इसी में ही, रिवर क्लिफ इज अ जोन ऑफ इरोजन। रिवर क्लिफ इज अ जोन ऑफ इरोजन हैविंग steep and concave side. River cliff is a zone of erosion having a steep or concave side. Having a steep or concave side. Steep or कनकेव साइड। तो ये इरोजन का एरिया है जहां पे या तो नदी के किनारे पे स्टीप साइड है या फिर कनकेव साइड है, राइट। आगे लिखिए, while the slip of slope is the zone of deposition. Slip of slope is a zone of deposition. तो सारे के सारे सेडिमेंट इसी एरिया में आकर डिपॉजिट हो जाते हैं। It is a zone of
deposition which is gentle and complex, sorry, gentle and convex, which is gentle and convex, gentle and convex. So ये आपका रिगार्डिंग क्या कहते हैं उसको, meander, राइट. अब नेक्स्ट आप आइए ओल्ड एज. थर्ड जो स्टेज है आपकी रिवर के फ्लो की या फ्लूवियल टोपोग्राफी की, दैट इज, इसको ओल्ड एज भी कहते हैं, कई बुक्स में लिखा होता है इसको लोअर कोर्स ऑफ द रिवर, लोअर कोर्स ऑफ द रिवर. सबसे पहले था आपके पास अपर कोर्स, फिर मिडिल कोर्स, एंड देन अभी आपके पास है ओल्ड एज या फिर लोअर कोर्स ऑफ द रिवर. सो ओल्ड एज में रिवर की स्पीड टोटली खत्म. ये बिल्कुल फ्लैट प्लेन के ऊपर रिवर जो है फ्लो कर रही है. पहले आपने कहा कि रिवर जो है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ माउंटेन, फिर पहला है यहाँ पे स्टीप स्लोप, फिर थोड़ी सी स्पीड कम, और दिस इज दी फर्स्ट आपका, जिसको कहते हैं आप यूथफुल नेचर. दूसरे में रिवर थोड़े से फुट ऑफ द माउंटेन से, मतलब माउंटेन के बिल्कुल निचले क्षेत्र में है. सो इस एरिया में भी थोड़ा थोड़ा सा स्पीड का फ्लो है, रिवर का फ्लो है, तो इसको आप कह रहे हैं दिस इज मैच्योर स्टेज. इसमें भी स्पीड ज्यादा होती है. फॉर एग्जाम्पल हिमालय में तो बहुत ज्यादा है, ओवर स्पीड है, 120 किलोमीटर पर आवर हो सकती है. यहाँ पे आकर ये 60 किलोमीटर पर आवर है. भाखड़ा नंगल जो आपके डैम की नहर जा रही है, इंदिरा गांधी नहर है ना, वो जा रही है लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है. यहाँ पे 120 से लेके 150 किलोमीटर पर आवर भी स्पीड हो सकती है. अब यहाँ पे क्या है, ये 20-30 किलोमीटर पर आवर, और भी ज्यादा कम है. इवन कई जगह पे तो दिस इज 10 किलोमीटर पर आवर. पानी का फील ही नहीं होगा कि चल रहा है ना, पानी की मूवमेंट का पता नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा पानी स्टैग्नेंट है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप भाखड़ा नंगल को देखें तो उसमें पानी की मूवमेंट का पता लगता है, बट यहाँ पे ऐसा दूर से देखेंगे तो लगेगा कि पानी एक जगह पे खड़ा है. सो यहाँ पे अल्टीमेटली स्पीड बहुत ज्यादा डाउन हो गई है. ये टोटली फ्लैट प्लेन है, बिल्कुल फ्लैट है. यहाँ पे कोई भी ऐसा डिप्रेशन, कोई भी ऐसा स्टीपनेस नहीं आती. यहाँ पे लिटिल बिट यहाँ पे स्टीपनेस है. इसको कहते हैं कि यहाँ पे लगभग 10 to 12 डिग्री जो है थोड़ा सा टिल्टेड रहता है ये एरिया. यहाँ पे तो टोटली टिल्टेड है, बट यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा. दिस इज टोटली फ्लैट टेरेन, और यहाँ पे रिवर की स्पीड बिल्कुल खत्म हो चुकी है. स्पीड खत्म, कैरिंग कैपेसिटी खत्म. कैरिंग कैपेसिटी खत्म मतलब डेपोजिशन बहुत ज्यादा करेगी, सेडिमेंट लोड अपने साथ नहीं लेके जाएगी. अल्टीमेटली यहाँ पे समंदर इसका इंतजार कर रहा है, दैट इज ओशन या सी. अल्टीमेटली इसको सी में जाना है. लास्ट पार्ट जो है रिवर का, जिससे ये लैंड एरिया से ओशन में जा रही, दैट इज माउथ ऑफ द रिवर. माउथ ऑफ द रिवर गंगा जो है वो डिस्प्यूटेड लैंड है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, बट क्या करेंगे, उसका पूरा पानी के नीचे डूबा हुआ है ना. पहले वो एक लैंड एरिया था, एक आइलैंड था, बट अभी पानी के साथ पूरा का पूरा डूबा हुआ है. सो उसको नहीं देखेंगे. सिंपल इसमें लिखिए, ओल्ड एज में लिखिए आप, ओल्ड एज या फिर लोअर कोर्स ऑफ द रिवर, जहां पे रिवर का एंड पॉइंट है थर्ड स्टेज पे. सो ओल्ड एज और लोअर कोर्स ऑफ द रिवर, old age or the lower course of the river develops in the region of flat and plain topography, in the region of flat and plain topography. तो ये जो आपका लोअर कोर्स बनता है या फिर जो रिवर ओल्ड एज में जाती है, तो उस टाइम पे ये फ्लैट या प्लेन टोपोग्राफी के ऊपर बहती है. प्लेन और फ्लैट सेम चीज नहीं होती. फ्लैट का मतलब होता है टोटली समतल, और प्लेन का मतलब है दिस इज आपका मैदानी भाग. सो ये मैदानी क्षेत्र है. सो एक फ्लैट होता है, फ्लैट मींस कुछ एक प्लेटोज भी फ्लैट हैं आपके, तो उसको आप कहेंगे दिस इज समतल, राइट, टोटली फ्लैट. जहाँ पे देयर इज नो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, है ना, वहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 है, बिल्कुल प्लेन एरिया है.
राइट। और प्लेन का सिंपल सा मीनिंग है दैट इज आपका मैदानी भाग। फुल स्टॉप। द रिवर सिस्टम हैज वेल डेवलप्ड एज द स्पीड ऑफ द रिवर सिस्टम इज वेल डेवलप्ड। पहले क्या था, टोटली डेवलप नहीं था। सो रिवर सिस्टम इज वेल डेवलप्ड। रिवर सिस्टम वेल डेवलप्ड होने का मतलब क्या है कि नदी जहां से बहती है उसी रास्ते से बहेगी, ये अपना कोर्स चेंज नहीं करेगी, फिक्स रास्ता है। सो रिवर सिस्टम हैज वेल डेवलप्ड एज द स्पीड ऑफ द रिवर फर्दर डिक्रीजेस। एज द स्पीड ऑफ द रिवर फर्दर डिक्रीजेस। तो अब स्पीड ही नहीं है तो रिवर अपना रास्ता कैसे चेंज करेगी, क्योंकि अगर स्पीड ज्यादा है रिवर की तो रिवर अपना रास्ता चेंज कर सकती है, कहीं से भी फ्लो कर सकती है, राइट। सो द स्पीड ऑफ द रिवर फर्दर डिक्रीजेस। द मेन वर्क ऑफ द रिवर इज नाउ deposition. The main work of a river is now deposition. अभी रिवर कुछ भी यहाँ पे इरोजन, कोई स्लिप ऑफ स्लोप या फिर क्लिफ को तोड़ने का काम नहीं करेगी। इट इज टोटली फ्लोइंग इन इट्स वे। अभी कोई भी एम्बैंकमेंट को, किसी भी किनारे को तोड़ने का काम नहीं करेगी। इसका एक रास्ता फिक्स है, उसी रास्ते से चलेगी। स्पीड कम है, नो इरोजन। मेन काम क्या है, जितना भी सेडिमेंट बचा है उस सारे के सारे सेडिमेंट को ये वहां पे छोड़ते जाएगी। आगे लिखिए, द मेन वर्क ऑफ द रिवर इज नाउ डेपोजिशन, कॉमा, वर्टिकल इरोजन टोटली स्टॉप्स। यहाँ पे कोई गायर, कोई सर्कुलर मोशन ऑफ द रिवर नहीं होगा। वर्टिकल इरोजन टोटली स्टॉप्स एंड नाउ the major features are vertical erosion totally stops, and now the major features are, पहला फीचर है ऑक्सबो लेक। फर्स्ट इज ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक कैसे बनती है, जब देयर इज अ इंटरसेक्शन ऑफ द मेंडर्स। जो पहले आपने लूप्स देखे थे यहाँ पे पिक्चर में भी, फॉर एग्जांपल एक लूप, ये लूप है आपका फिक्स लूप, कि पहली बार जब रिवर ने फ्लो किया तो इसका ये पहले फिक्स लूप हुआ करता था। किसी साल यहाँ पे बरसात होती है, रिवर अपना लूप दूसरा बना लेती है। अब रिवर इस तरह से फ्लो कर रही है। अब ये जो बीच का पार्ट है ना, इन दोनों के बीच का पार्ट, दिस पार्ट शेडेड रीजन, ये रीजन जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये नहीं है कुछ समय बाद का, ये मतलब नहीं है कि ये समय मिलियंस ऑफ ईयर भी हो सकता है, कुछ लाखों साल भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो रीजन है पहले लूप के साथ दूसरे लूप के साथ, मतलब एक पहले था एक रिसेंट है, और इन दोनों लूप के बीच में ये एरिया जो हो रहा है ये एक लो लाइंग रीजन है, निचला क्षेत्र है, मतलब थोड़ा सा डिप्रेशन वाला एरिया है, जिसको आप डिप्रेशन कह सकते हैं, या फिर लो लाइंग रीजन है। अब ये लो लाइंग रीजन क्या है, रिवर बार बार आएगी, फ्लड करेगी, डेपोजिशन करेगी, फिर इसमें पानी डालती जाएगी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये पूरा का पूरा डिप्रेशन पानी से फिल हो जाएगा। जब एरिया कोई खड्डा है उसमें पानी भर जाए उसको तालाब कह देते हैं। अगर ये एरिया बहुत बड़ा है और डिप्रेशन पूरा का पूरा, लो लाइंग रीजन पूरा का पूरा वाटर से फिल हो गया बाय दी रिवर वाटर, इसको आप फिर बाद में नाम दे देते हैं कि दिस इज अ लेक। ऐसी लेक दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ मिएंडर के कारण बनी है, उसको कहते हैं ऑक्सबो लेक। लिखिए इसके बारे में, मेन बात तो लिखना ही है। ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक्स आर फॉर्म्ड, ऑक्सबो लेक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू, ऑक्सबो लेक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू the intersection of meanders it is formed due to intersection of meanders when two loops
when two loops of meander cuts each other तो जब एक meander जो हो रहा है जहां पे दो लूप एक दूसरे को कट कर रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसी को आप कहते हैं ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन. तो ऑक्सबो लेक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू intersection of meanders when two loops of the meander cuts each other or join each other, cuts each other or joins each other. Full stop. River will abandon the curb path. River will abandon the curb path. Abandon means छोड़ देना. इसका जो ये कर्व पाथ था या फिर जो एक टाइप से स्लोपिंग पाथ था, एक लूप का जो पाथ था उसको छोड़ देगी. सो रिवर abandon the curve path and flows in straight path forming a straight channel. River abandon the curve path and flows in straight path forming a straight channel. Full stop. And thus abandoning the loop is known as Oxbow Lake. एग्जाम्पल लिखिए. चिलिका लेक इन इंडिया एंड वूलर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर. चिलिका लेक ब्रैकिश वाटर की है, ठीक है. आपको मैंने लिखवाए थे इनके नाम सबके. चिलिका ब्रैकिश वाटर लेक है बट इट इज अ ऑक्सबो लेक. दूसरी आपके पास वूलर लेक, इट इज इन कश्मीर. एक उड़ीसा में एक कश्मीर में है. तो वूलर लेक ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बट दिस इज ऑल्सो अ ऑक्सबो लेक. दे बोथ आर ऑक्सबो. ये मेंडरिंग के कारण ही बनी है. एक को झेलम बनाता है, दूसरे को कौन बनाता है? चिलिका को. अब इसका डायग्राम बनाइए. राइट. सो पहले मेंडरिंग पाथ वही है, बिफोर एंड आफ्टर वाला. अब इसमें ये मेंडर कर रहा है बट एक लूप को अकेला छोड़ देगा. राइट. सो यहां से अगेन इट विल, अरे पर इसको स्ट्रेट पाथ आगे रखना है अपना. काश मुझे भी ड्राइंग आती होती अच्छे से ड्राइंग. अब इसमें से एक लूप जो है वो आपने ऐसे अलग से बनाना कि ये लूप जो है टोटली इससे कट हो चुका है. कट होने के बाद ये नहीं मतलब है कि पूरा का पूरा बंद हो चुका है. इसका पानी अगेन इट विल फ्लो इन दी लेक. ऐसा नहीं है कि झेलम अगर वहां पे लूप बना के एक लेक बना रही है बूलर नाम की, तो बूलर का पानी फिर दोबारा झेलम में नहीं जाता, वो जाता ही है. बट ऑक्सबो नहीं है, डल लेक है. ऑक्सबो, एक मिनट रुको, इसको दोबारा क्रॉस चेक कर लेते हैं. ऑक्सबो, चिलिका है, एक मिनट. चिलिका की रिवर भी देखना, इसमें आया किसी का रिप्लाई. एक मिनट. स्लाइड उत्ते करो, स्लाइड ऊपर कर देते हैं. पर इतना दिखेगा नहीं तुम्हें. एक मिनट इतना.
वुलर लेक के ऊपर एक पिक्चर बनी हुई है और उस पिक्चर में ये दिखाया गया कि वुलर के ऊपर एक स्कूल है ना, और वो स्कूल में कोई टीचर नहीं जाना चाहता और रियलिटी है, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक, और उस लेक के ऊपर जो स्कूल बना वहां तक पहुंचने के लिए आपको बोट पकड़नी पड़ेगी, आसपास कोई नहीं रहता है, सिर्फ स्कूल ही है ना, और उस स्कूल में टीचर को वही रहना पड़ेगा है? स्कूल है, स्कूल। बच्चे भी नाम में आते हैं आसपास से। यहाँ वुलर नहीं आएगा, सही बात है, इसकी जगह आएगा दीपोर बिल। दीपोर बिल, दीपोर बिल, दीपोर बिल ये असम में है, ये सेम वुलर की तरह दिखती है। दिस इज ऑल्सो लाइक वुलर बट ये असम में, और इसको ब्रह्मपुत्रा बनाती है, ब्रह्मपुत्रा। इसमें भी सेम वेजिटेशन है, जैसे लोटस उसके ऊपर है, ग्रीन वेजिटेशन उसके ऊपर है, वैसे इसके ऊपर भी ग्रीन वेजिटेशन है। दीपोर बिल, ब्रह्मपुत्रा, असम, राइट। उसके अलावा आपके पास और भी बहुत सारी हैं, जैसे कमर लेक है, कमर लेक, ये भी आपकी एक ऑक्सफोर्ड लेक है। इसलिए वहां पे टीचर नहीं होते ना, इसलिए वहां पे ऑपरेशन सद्भावना चलाते हैं। सद्भावना वहां पे आर्मी वाले पढ़ाते हैं बेचारे बच्चों को, जो आर्मी वाले के ऊपर ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन लग जाता है, उससे बंदूकें ले लेते हैं, उसको बोलते हैं अब कोई बंदूक नहीं चलानी, जाओ बच्चों को पढ़ो, मतलब एज अ पनिशमेंट पढ़ाते हैं। और उनके खुद स्कूल भी खुद ही डेवलप करते हैं वो। सरकारी स्कूल खाली पड़ा होगा, अबंडन पड़ा होगा, उसको साफ सफाई करेंगे, उसके आसपास सिक्योरिटी लगा देंगे, फिर उनको पढ़ाएंगे। और अगर स्कूल कोई ऐसी बिल्डिंग उनको नहीं मिलती है, देन वो लेके आते हैं अपना आर्मी पब्लिक स्कूल में ले जाते हैं उनको वहां से, क्योंकि टेररिज्म खत्म करना है। तो ऑपरेशन सद्भावना, तो सद्भावना में भी कम ही पढ़ते हैं, भावनाएं उनकी दूसरी सब तरफ ज्यादा रहती है। सो दिस इज दीपोर बिल और कमर लेक। एक चिलिका हो गई, एक और भी है, एक लेक है विंथला, ये मैंने आज ही सर्च करके देखा है। दिस इज विंथला लेक, ये केरला में है, एंड इट इज ऑल्सो नेचुरल लेक, नेचुरली फॉर्म्ड। नेचुरली मीन्स ये भी ऑक्सफो से ही बनी है, नेचुरली फॉर्म्ड ऑक्सफो लेक। सो विंथला लेक, इट इज इन द केरला रीजन। सो 4-5 लेक यहाँ पे आपके पास है ऑक्सबो। वुलर आपकी टेक्टोनिक है, टेक्टोनिक लेक है वो, मतलब टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी है। हाँ, नोटबुक पिक्चर है, क्या बात है, देखी हुई है उन्होंने ऑलरेडी नोटबुक, ठीक है। सो फर्स्ट जो लैंडफॉर्म बनाता है आपका, दैट इज ऑक्सबो लेक। इसका यहाँ पे पिक्चर देखते हैं, लिख लिया आपने? ऐसे ऑक्सबो लेक, और ये तो पूरा का पूरा आपका रिवर ही दिखा रहा है, काइंड ऑफ ऑक्सबो लेक, क्योंकि ये भी एक लूप कट चुका है, राइट। सो इस पे लूप ही बनेगा। हाँ, इस पे है लिखा हुआ। सो लार्जेस्ट लेक इन इंडिया, जो कि आपकी ऑक्सबो लेक है, वो है चिलिका। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, दैट इज वुलर। Kamar Lake or the Kamar Lake World Sanctuary, it is also the largest oxbow lake in India, formed due to intersection of meander. It is famous for World Sanctuary in
बिहार। तो ये पक्षी अभ्यारण्य है, यहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है कंवर लेक में। नेक्स्ट आपके पास जो है दैट इज फ्लड प्लेन्स। ये है फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन मतलब जहाँ पे रिवर बहुत सारा फ्लडिंग कर रही है, बहुत सारा सेडिमेंट अपने साथ लेके आ रही है। तो अब इसमें बहुत सारे सेडिमेंट्स हैं, तो ये अपना कभी सेडिमेंट इस साइड फेंकेगा, कभी इस साइड फेंकेगा, तो उससे बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट। आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट का मतलब क्या है कि आर्टिफिशियल आपको एक किनारा बनाना पड़ेगा, आपको एक यहाँ पे वॉल बनानी पड़ेगी, दीवार बनानी पड़ेगी, सो दैट सेडिमेंट बाहर की तरफ होना है। तो इस साइड पे ये भी एक आपका आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट है, दिस इज ऑल्सो आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट, मतलब कंक्रीट की दीवार बनाई गई है सो दैट रिवर का फ्लो बाहर की तरफ ना आए। अबंडेंट रिवर बैंक, सो पहले से जो आपकी रिवर बैंक थी उसको यहाँ से अबंडन कर दिया गया, छोड़ दिया गया है। सो दिस इज अबाउट आपका फ्लड प्लेन। मेरे ख्याल लास्ट ही है, इसके बाद फिर आपका क्या कहते हैं उसको, फ्लूवियल लैंडफॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों के टेस्ट यहीं पे चेक होंगे, ऑफलाइन वालों के। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके टेस्ट ऑनलाइन जो आप पीडीएफ सेंड करते हैं वैसे ही चेक होंगे। ट्राई करिए कि पीडीएफ को थोड़ा सा इलेबोरेट तरीके से अच्छे से थोड़ी सी पिक्चर क्लिक करिए, जल्दी जल्दी में नहीं। ब्लर आता है, दिखता नहीं है कुछ भी, डायग्राम भी प्रॉपर्ली नहीं आता। डायग्राम के नीचे भी मेंशन करना, डायग्राम क्या बना रखा है उसको भी मेंशन करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका जो अभी था दैट इज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें तो डायग्राम बनाया हुआ है, राइट। डायग्राम के साथ में लिखा भी है ना कि ये दीवार क्या शो कर रही है ना, दिस इज आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट, ये नेचुरल लिवीज हैं बिकॉज ये सेडिमेंट लोड से बने हैं। तो यहाँ पे मेंशन किया है। अब मेरे को नहीं पता लगता आपके कुछ एक उसमें फिगर्स जो आपने बना रखे होता है, डायग्राम बनाए, तो उसमें आप मेंशन नहीं करते कि कौन सी चीज को आप वहां पे डिस्क्राइब करना चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं। ऑल्दो सभी ऐसा नहीं करते, बट कुछ एक हैं शीट्स, और कुछ तो बिल्कुल ही फॉर्मेलिटी करते हैं, है ना। एक क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन की 3 लाइन लिखी, क्वेश्चन खत्म, दूसरा लिखा, क्वेश्चन खत्म। अब किसी दिन ऐसा भी होगा, उनके लिए मैं कह देता हूँ, मैंने सारी की सारी पीडीएफ फाइल बनानी है एक, है ना, एक जिप फाइल बना के यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ये भी देखेंगे, वो भी हंसेंगे, आपके ऑनलाइन जो सहपाठी हैं वो भी देखेंगे, हंसेंगे कि कैसी आपने लिख रखा है। क्योंकि जब तक ऐसा नहीं करेंगे ना, तब तक आप सीरियस नहीं होंगे। आप हर बार बस वही टाइम पास करके लिख के 3-4 लाइन लिख के क्या कर रहे हो आप, है ना। एक टाइम से वही है कि बस देना ही पड़ेगा टेस्ट, तो किसी भी तरह दे दिया जाए, मार्क्स जितने मर्जी आए। तो यहाँ पे अगर सामने चलेगा तो देखो अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी। सो नेक्स्ट आपके पास फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन में सिंपल लिखा है, इट इज एक्सट्रीमली फर्टाइल डिपोजिशनल फीचर, या फिर जिसे एल्यूवियल डिपॉजिट कहते हैं, which are made by the annual floods. It is known as flood plain. When the river returns to its original channel surrounding the banks, there is a naturally raised section which is known as natural levees. Artificial embankments are generally constructed on the natural levees to reduce the intensity of flood. In India, flood plain are further divided into Bangar, Khadar, old alluvium and new alluvium. So इसी को इन्होंने कहा है सिंपल। फ्लड प्लेन क्या है, नदी का एक रास्ता है। नदी हर साल बारिश में, बरसात में बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आती है अपने साथ, चाहे वो हिमालय से लेके आ रही है, चाहे प्लेन से लेके आ रही है। और जब रिवर इतने सारे अपने साथ डिपोजिशन को लेके आती है, इतने सारे अपने साथ अवसाद लेके आती है या सेडिमेंट्स लेके आती है, तो इस सारे के सारे सेडिमेंट को हम कहते हैं कि ये एल्यूवियल सॉइल है। और अब एल्यूवियल सॉइल जो है, इसको ये हर साल जब भी फ्लड आते हैं, वार्षिक फ्लड जब आते हैं, वार्षिक जब भी बाढ़ आती है, तो इसको ये यहाँ पे डिपोजिट कर देती है। और रिवर जब अब बरसात खत्म होगी, बरसात खत्म होने के बाद रिवर क्या फिर से अपने ओरिजिनल पाथ पे आ जाती है, राइट। और जब ये ओरिजिनल पाथ पे आती है तो इसके आसपास के क्षेत्रों में जहां पे बहुत सारे आप देखते हैं कि सिल्ट आ चुका है, वो सिल्ट जमा हो जाता है, तो सिल्ट वो ऊंचा प्लेटफॉर्म बना देता है। वही जैसे आपने देखा रिवर क्लिफ, तो रिवर क्लिफ और ऊंचा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारा जो आपका सेडिमेंट लोड है वो इकट्ठा हो चुका है। अब इसी सेडिमेंट लोड को हम कहते हैं कि दिस इज नेचुरल लिवीज। नेचुरल लिवीज के साथ ही एक ऊपर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं ताकि जो ये फ्लड है इसकी इंटेंसिटी कम हो जाए, ताकि आपके खेतों में पानी ना घुसे, आपके आसपास के शहरों में पानी ना घुसे। इसलिए वहां पे आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट या फिर वॉल्स या दीवारें लगाई जाती हैं। तो भारत में फ्लड प्लेन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बांगर, एक होता है खादर। तो पुराना जो एल्यूवियल सॉइल जो पिछले साल का डिपॉजिट हुआ है, एल्यूवियल डिपॉजिट, उसको कहेंगे हम बांगर या फिर ओल्ड एल्यूवियम। जो इस साल आएगा उसको कहेंगे न्यू एल्यूवियम। सिंपल। तो यहीं से लिख लो प्लीज, रिपीट करना पड़ेगा नहीं तो यहीं से लिख लो फ्लड प्लेन।
अगर आपने आज ज्वाइन किया है सिमरन, तो आपको जो आज का टेस्ट है वो आपको आज देना होगा, राइट? पिछले अपना जितना भी बैकलॉग है वो लेक्चर्स कंप्लीट करो। करने पड़ते हैं कई बार आपको बैकलॉग कंप्लीट। फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट है ना, एनवायरनमेंट के बीच में काफी एडमिशंस हुई, कई ऑनलाइन भी थे ऑफलाइन भी थे। तो कह रहे थे कि 15 लेक्चर हो चुके हैं, कैसे कंप्लीट करें? वैसे ही कंप्लीट करें जैसे आप अपनी स्कूल कॉलेज पे कई बार लेट एडमिशन होती थी तब भी कंप्लीट करते थे, तो वैसे कंप्लीट करिए। वैसे कंप्लीट करने का मतलब क्या है? पहले लेक्चर से 17 लेक्चर एक ही दिन में नहीं देख सकते, ऑब्वियस ही बात है, ह्यूमन नेचर है, ज्यादा नहीं देख पाओगे। तो जो करंट क्लास चल रही है एक लेक्चर वो लगा लो, और हर दिन पुराना लेक्चर एक लगा लो, कि पहला लगा लिया, ऐसे 18वां लेक्चर चल रहा है उसके साथ में पहला लगा लो, 19वें के साथ दूसरा लगा लो। तो वैसे बैकलॉग कंप्लीट करनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन। संडे को 2 लगा लो, नॉर्मल डे पे 1 लेक्चर, बाकी दिन पे 2 लगा लो, वो कभी ना कभी तो कंप्लीट होंगे ही, है ना? तो वैसे ही कभी ना कभी कंप्लीट करने पड़ेंगे। और जो सीरियस कैंडिडेट है, सीरियस कैंडिडेट की एक कैटेगरी अलग होती है ना, सीरियस मीन्स जो मजाक नहीं लेता चीज को। वो सुबह 2 घंटे लगाएगा, शाम को 2 घंटे लगाएगा, वो दिन के 2 लेक्चर करेगा, 9 दिन में उसके सारे के सारे बैकलॉग खत्म, 1 हफ्ते के अंदर ही। उस डायग्राम भी यही बना लो, नहीं बनेगी, इजी है। अरे मेरी डायग्राम इतनी पसंद आ गई, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है। अच्छा लिखना सीखा, ये लो ये लो, कुछ नहीं है, वही सेम बात है। ये नदी आई, ये नदी आई, है ना? ये नदी के बीच बीच में से पानी आ गया, दिस इज दी, अब वाटर ऐसी फ्लो करेगा इसमें। अब कई बार क्या है कि ये पानी आर्टिफिशियली, कई बार यहाँ बाहर भी, अरे कलर दूसरा यूज करना था, कई बार अपने साथ फ्लड लेके आ रहा है तो इसको ये बाहर भी ले जा रहा है। तो जहाँ पे ये ग्रीन कलर का जो डिपॉजिट है, इसको ये कह रहे हैं कि दिस इज नेचुरल लीवीज। नेचुरल लीवीज का सिंपल मीनिंग है कि नदी के आसपास पहले जो एरिया था, पहले जो किनारा था, उस किनारे के ऊपर और ज्यादा सिल्ट आगे चढ़ गई हुई है। तो ये सिल्ट जब ज्यादा ऊपर चढ़ गई है तो ये जो पार्ट है ये और ज्यादा ऊंचा हो जाएगा, है ना? अब 3D नहीं दिखा सकते, मतलब ये थोड़ा सा और ऊंचा हो जाएगा। अब ऊंचा होने के साथ हम क्या ट्राई करना चाहते हैं कि इधर आसपास आपके बहुत सारे खेत हैं या फिर हैबिटेशन एरिया, रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे पानी घुस जाता है। आप सरकार को कहेंगे कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के थ्रू लोगों को लगाइए, बजट पास करिए, यहाँ पे बहुत बड़ी दीवार दे दीजिए दोनों साइड में, ताकि हर साल जो सेडिमेंट आता है, पूरा का पूरा जो गारा है, पूरा का पूरा जो सिल्ट है, आपके खेतों में घुस जाता है, पूरी की पूरी फसल खराब कर देता है। तो आप दोनों साइड पे दीवार लगवा देंगे, और जो दीवार लग रही है कंक्रीट की, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट, राइट? ताकि पानी इससे बाहर ना जाए। और कई बार सरकार जो है जेसीबी वगैरह लगवा के, मशीनें लगवा के उससे निकलवाती भी है सिल्ट बाहर, हाँ, रिवर बेड को क्लियर करने के लिए। जैसे कि आपकी नहरें हैं ना, फॉर एग्जांपल, हमें लगता है कि नहर में सिल्ट नहीं आता, नहर में बहुत सारा सिल्ट आता है, फिर वो जब बरसात खत्म होगी गेट बंद करते हैं, फिर जेसीबी लगती है, पूरा का पूरा गारा निकालते हैं, पूरा का पूरा सिल्ट बाहर निकाल के साइड में रख देते हैं। या फिर जहाँ पे भी ये आपके फ्लाईओवर बन रहे होते हैं उसमें भर देते हैं सारा का सारा कचरा। अभी आपके जितने भी ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किया जा रहा है, कैसे कर रहे हैं? नितिन गडकरी ने कहा है कि पायरोप्लास्टिक मटेरियल है ये, उसको क्या करते हैं, पायरोलिसिस के थ्रू जला दे रहे हैं, उसको एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, उसी मटेरियल को सारा का सारा पुल के नीचे डाल दे रहे हैं। सही है? सो दिस इज नेचुरल लीवेज। ये भी बाहर सिल्ट इकट्ठा हो रखा है, यहाँ पे भी सिल्ट इकट्ठा हो रखा है। सर मैंने 31 जनवरी को ज्वाइन किया था और डेली ग्रांट का और 3 लेक्चर डेली लगा के सारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, जो साथ साथ में कर रहे हैं उनका कंप्लीट हो जाएगा। क्लास चलेगी आपकी ये 11:30 तक, ठीक है जी? विंथला लेक, क्वेश्चन देना था मैंने आपको लिखने। आज जो मैं क्वेश्चन देता हूँ लिखते हैं उसको घर जाके, आउट ऑफ टेस्ट जो देता हूँ
मतलब उसको खाली क्वेश्चन को लिखते हो कॉपी पे, याद मतलब कॉपी पे है ना क्वेश्चन, आंसर बाद में लिख लेना जब रिवीजन करेंगे। जब भी आप करेंगे रिवीजन तो मैं नहीं कराऊंगा ना, ये तो आपको खुद करना पड़ेगा रिवीजन। तो जो क्वेश्चन आपको साथ साथ में चलते हैं वो आपको लिखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे? रिवर हाँ जी हाँ जी, बस और रिवर को आपने हिमालय से उतारा, प्लेन में लाए, प्लेन से आपने उसको समंदर भेज दिया। समंदर इतनी जल्दी नहीं जाएगी, समंदर जाने से पहले रिवर क्या करती है? बिल्कुल डेल्टा बनाती है। सो नेक्स्ट है आपके पास डेल्टा, एस्चुरी भी बनाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे डेल्टा। गंगा का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन, तो ब्रह्मपुत्र का नहीं, गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों का ही है कंबाइंड। सुंदरबन आधा वेस्ट बंगाल, आधा बांग्लादेश, जमुना, मेघना जमुना सारी इकट्ठी होकर। सो नेक्स्ट डेल्टा। तो रिवर जब अपने अंतिम पग पर होती है, अंतिम पग पर पहुंचते पहुंचते अपने लास्ट पाथ पे जब होती है, तो आपने देखा कि वो क्या कर रही है, यहाँ पे फ्लड प्लेन कर रही है, मतलब एक ऐसे फ्लड प्लेन बना रही है। पूरा का पूरा अपना जो डिपॉजिट है, जितना भी अपना सेडिमेंट है, उसको पूरे 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 लोड को छोड़ते हुए समंदर की तरफ बढ़ती जाती है। और जब ये अपना जितना भी सेडिमेंट है उसको डिपॉजिट करती है, तो जब वो डेपोजिशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पूरा का पूरा कई बार आइलैंड भी बना देता है ना। समंदर चारों तरफ से आपकी नदी फ्लो कर रही है, उसके बीचों बीच एक आइलैंड बन जाता है। तो पहले आप सुंदरबन देख लेते हैं, आप सुंदरबन डेल्टा, और सुंदरबन डेल्टा के ऊपर ही एक आपका आइलैंड है, दैट इज माजुली आइलैंड। सुंदर पिचाई नहीं, सुंदरबंस, हाईएस्ट पेइंग सीईओ इन दी वर्ल्ड, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सुंदरबन डेल्टा दिखाओ, डेल्टा नॉट नेशनल पार्क। ये है सुंदरी ट्री, इसके आसपास है ना, जिसको मैंग्रोव कहते हैं, मैंग्रोव। सो दीज आर दी सुंदरी ट्रीज नियर सुंदरबंस। सो दिस इज डेल्टा, ऐसा डेल्टा दिखता है सुंदरबन का मैप के हिसाब से। सो दिस रीजन बांग्लादेश का कुछ एक भारत का भाग है। बहुत सारे यहाँ से रिवर्स छोटी छोटी स्ट्रीम्स के थ्रू फ्लो करती हैं, ब्रेडेड चैनल्स के थ्रू फ्लो करती हैं सुंदर वंस। और फॉरेस्ट ये आपका ऐसा ही दिखता है, चारों तरफ देर आर ट्रीज, ट्रीज के बीचों बीच से नदी जा रही है, और इन्हीं ट्रीज को सुंदरी ट्री कहते हैं। और इसके साथ में रॉयल बंगाल टाइगर भी यहाँ पे घूमता रहता है। तो सीनिक व्यू। आईएएस का पेपर क्लियर करिए, है ना। भारत की सरकार आपको भारत दर्शन पे लेके जाएगी। ये देखिए पानी में चल रहा है ये, इसलिए रॉयल बंगाल टाइगर है ना, आराम से पानी में। आप ऐसे वहां पे जा रहे होंगे, रॉयल बंगाल टाइगर आपके स्वागतम में खड़े हैं, बट ये कुछ नहीं करते हैं, चाहे वो कोई भी प्रजाति है, अनटिल अनलेस आप उनको परेशान नहीं कर रहे, कुछ नहीं करते। फॉर एग्जांपल ये देखिए आराम से बैठे हुए हैं, क्योंकि शाही बंगाल टाइगर है, शाही बंगाली बाघ है, ये आराम से बैठे हुए हैं, है ना। किसको, इनके पास बहुत सारी चीजें हैं अपनी भूख मिटाने के लिए। ये देखिए दिस इज डेल्टा,
है ना। यहाँ से भी स्ट्रीम फ्लो कर रही है, यहाँ से स्ट्रीम फ्लो कर रही है, बीच में एक आइलैंड टाइप बन गया। डेल्टा सिंपल शब्दों में एक ऐसा द्वीप जिसे किसी नदी ने बनाया है, एन आइलैंड दैट इज फॉर्म्ड बाय द रिवर, सिंपल। सो इनफ है इतना सा पिक्चर्स, मनमोहक दृश्य आपने देखे हैं। अभी नेक्स्ट लिखिए डेल्टा। डेल्टा ज्यादातर रिवर के डेपोजिशन से ही बनता है। सो इसमें आप सिंपल डेल्टा में लिखिए, डेल्टा इज अ wholly or completely depositional feature. Completely depositional feature. Delta is a wholly or completely depositional feature. Depositional feature that is formed at the mouth of a river. That is formed at the mouth of a river. It is formed at the mouth of a river. तो डेल्टा क्या है? डेल्टा एक कंप्लीटली पूरा का पूरा डेपोजिशनल फीचर है, जहां पे रिवर ने पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट डिपॉजिट किया है अपने सेडिमेंट्स को, उसके कारण ये बनता है। और ज्यादातर ये वहीं पे बनता है जहां पे नदी अपना रास्ता छोड़कर समंदर में जाती है, या फिर नदी के मुहाने पे। मुहाना मींस दैट इज माउथ का रिवर। तो ज्यादातर डेल्टा नदी के मुहाने पर ही बनते हैं या फिर माउथ ऑफ द रिवर में ही बनते हैं, जहां पे रिवर टोटली अपने सेडिमेंट को डिपॉजिट कर देती है। So it is a wholly or completely depositional feature that is formed at the mouth of a river. Full stop. फुल स्टॉप के बाद लिखिए, when river enters the sea or larger water body. When the river enters the sea or larger water body. तो ये ज्यादातर एक्टिविटी तब होती है जब रिवर किसी सी के अंदर एंटर करती है, किसी समंदर के अंदर एंटर करती है, समुद्र के अंदर एंटर करती है, या फिर किसी बड़ी जल राशि के ऊपर, मतलब किसी भी टाइप का ओशन भी हो सकता है, राइट। सच एज कैस्पियन सी which is the largest freshwater lake, such as Caspian Sea, which is a larger freshwater lake, जैसे कि कैस्पियन सी जो कि एक लार्जर फ्रेशवाटर लेक है, राइट, which is mostly triangular in shape. ये सिंपल लिखिए, डेल्टा इज मोस्टली ट्रायंगुलर इन शेप। डेल्टा इज मोस्टली ट्रायंगुलर इन शेप, तो ज्यादातर ये त्रिभुज के आकार का होता है। इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, ऑलमोस्ट। पूरा जरूरी नहीं है कि ये ट्रायंगुलर ही हो, बट मैक्सिमम ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। अब इसमें वही कहानी लिखी है, देयर आर मैनी फाइन sediments that are carried by the river that are deposited before entering the sea. As the river speed is very low, therefore river does not have energy to remove the sediment, right? And hence river starts breaking into several sub channels और से डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाती है, और उसी को हम कहते हैं ब्रेडेड रिवर चैनल। तो सिंपल हमने ये कहानी लिख ली कि बहुत फाइन सेडिमेंट्स हैं, उनको रिवर बहा के नहीं लेके जा रही है, रिवर की स्पीड कम है, रिवर डिपॉजिट कर रही है, सिंपल। अब आप नेक्स्ट लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, इसमें सिंपल लिखिए, एज द स्पीड ऑफ द रिवर इज वेरी स्लो, एज द स्पीड ऑफ द river is very slow, therefore river channel starts breaking into
numerous distributaries. Therefore, river channel starts breaking into numerous sub-channels, and such sub-channels are known as distributaries of a river. ये कह रहे हैं कि क्योंकि रिवर की स्पीड बहुत कम है तो रिवर अकेले एक सिंगल चैनल की तरह या सिंगल मेन रिवर की तरह फ्लो ना करके रिवर बहुत सारे चैनल्स में, सब चैनल्स में डिवाइड हो जाती है। बहुत सारे छोटे छोटे चैनल्स में या छोटे छोटे जल धाराओं में ये परिवर्तित हो जाती है और जो रिवर है धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाती है। मतलब ये अभी अपनी सारी की सारी स्ट्रीम्स को अलग अलग कर रही है और इससे ये डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाती है। जहां पे इसकी पहले ट्रिब्यूटरीज होती थी, अभी इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरीज क्या करती है? सारी इकट्ठी होकर मेन रिवर में पानी डालती है। डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या है? मेन रिवर से अलग होकर अलग अलग फ्लो करती है। दैट इज डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ अ रिवर। आगे लिखिए, which gives rise to braided river channel. Which gives rise to braided river channel. Name a river which makes braided river channel pattern. ऐसी नदी का नाम बताइए जो सबसे ज्यादा ब्रेडेड रिवर चैनल बनाती है। फॉर एग्जांपल ये आपकी नदी आ रही है, अभी नदी जो है बहुत सारी ऐसी डिस्ट्रीब्यूटरी में आगे जाके डिवाइड होती जाएगी। बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। रिवर ब्रह्मपुत्र इज फेमस फॉर ब्रेडेड रिवर चैनल। सो ज्यादातर ब्रह्मपुत्र ही ब्रेडेड रिवर चैनल बनाता है। अल्टीमेटली सारी नदियां बनाती हैं ब्रेडेड रिवर चैनल, बट ब्रह्मपुत्र अपने नॉर्मल फ्लो में भी, जब ये नॉर्मली फ्लो करता है नॉर्थ ईस्ट में, तब भी ये ब्रेडेड चैनल बनाता है। सो ब्रेडेड रिवर चैनल, डबल रिवर हो गया, ब्रेडेड रिवर चैनल। लिखना है ब्रेडेड रिवर चैनल क्या होता है, वो भी लिख लीजिए। अरे लिखो, जिनको लिखना हो वो तो लिखो। When the main river is divided into many sub-channels, simple. When the main river is divided into many sub-channels. When the main river is divided into many sub-channels. Example is that is Brahmaputra river. Delta is wholly or completely depositional feature that is formed at the mouth of a river when the river enters the sea or larger water bodies such as Caspian Sea, which is a freshwater lake, which is mostly triangular in shape. डेल्टा एक्सप्लेन हो गया यहाँ पे। कहां से रिपीट करना है? When the main river is divided into many sub channels, उसी को कहते हैं braided river channel. Example ब्रह्मपुत्र रिवर चैनल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने कहा डेल्टा क्या होता है। डेल्टा बनाया जाता है ज्यादातर आपके सेडिमेंट्स के द्वारा। और सेडिमेंट कैसे बन रहे हैं? रिवर स्लो हो रही है। रिवर स्लो होने के कारण यहाँ पे बहुत सारे डिपॉजिट डाल के जा रही है। यही डिपॉजिट आगे चलकर डेल्टा बनाते हैं। और डेल्टा बनाने से पहले अगर आप देखें तो एक मेन रिवर चैनल बहुत सारी न्यूमरस रिवर चैनल्स में या फिर सब चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इसको डिस्ट्रीब्यूटरी कह रहे हैं या फिर ब्रेडेड रिवर चैनल कह रहे हैं। अभी इसका एग्जांपल भी लिख लिया आपने, बट मेन टॉपिक क्या है? अगेन डेल्टा। डेल्टा से भटकना नहीं, फिर अगेन डेल्टा के ऊपर आते हैं। तो डेल्टा के बहुत सारे टाइप्स आते हैं। डेल्टा एक टाइप का नहीं है, डेल्टा के टाइप्स हैं। सो पहले आप लिखिए, डेल्टास डिफर इन साइज, शेप, deltas differs in size, shape and variation. Deltas differ in size, shape and variation. Full stop. There are three types of deltas. Simple.
अब 3 टाइप्स हो जाएगी, 3 टाइप्स आपके है ना। सो ये 3 टाइप्स है इसके। बोलिए बोलिए क्या कह रहे हैं। सब डिवाइडेड इनटू मैनी सब चैनल्स इज नोन एज ब्रेडेड रिवर चैनल। एग्जांपल आपका ब्रह्मपुत्र रिवर है। अगर थोड़ा सा आपको लेटेंसी हो रही है, आपको बीच में रिफ्रेश करके दोबारा चेक करो, फिर आपको आवाज साथ के साथ आएगी। कई बार होता है ऑनलाइन क्लास में, लाइव में ज्यादा होता है इशू, रिकॉर्डेड में देखेंगे तो उसमें नहीं आएगा। सो बहुत सारे आपके पास डेल्टाज हैं डिपेंडिंग अपॉन उसका साइज और उसका शेप। एक फैन शेप है, वर्ड फॉर डेल्टा है, आर्टिकुलेट आर्कुएट डेल्टा पहला है आपका, तो उसमें लिखिएगा फैन शेप डेल्टा। पानी है तो है। गर्मी तो नहीं लग रही, एसी चल रहा। अपने 2 दिन है आपके पास अभी है ना, संडे एंड मंडे छुट्टी है, तो कृपा करके जितने भी बैकलॉग्स हैं वो कंप्लीट कर लो। लिखने वाला काम एक दिन में ना टाइम रखा करो। अब देखो संडे एक दिन होता है, उसमें मैं आपको ज्यादा नहीं कह सकता कि ये करो वो करो, क्योंकि अपना भी काम होता है ना। अभी आपके पास 2 छुट्टी आ रही है, तो उसमें ट्राई करिए कि जितने टेस्ट हैं 2 घंटे लगाओ, निपटा दो, है ना। एक टेस्ट को लिखने में हार्डली 20 मिनट का टाइम है, ज्यादा टाइम लगता है। आप बना बना के लिखते होंगे ना कलरफुल। वही तो आंसर राइटिंग है, उसी के लिए तो आपको टेस्ट करा रहे हैं ना। उसमें सिंपल आप जैसे आपका सवेरे क्वेश्चन था कि वेदरिंग है, तो वेदरिंग में क्या लिखना है, उसमें सिंपल आपसे पूछा है कि सिग्निफिकेंस एंड कैसे ये सॉइल फॉर्मेशन करता है ना। तो वेदरिंग का महत्व क्या है, वेदरिंग मिट्टी कैसे बनाता है और लैंडस्केप कैसे बनाता है, मतलब डिफरेंट टाइप की लैंडस्केप कैसे बनाता है, पहाड़ प्लेटो या जो भी चीजें वो कैसे बनाता है। तो सिंपल आपको उसमें लिखना है कि वेदरिंग क्या होती है, उसके टाइप कितने हैं, मतलब कौन कौन सी फोर्सेज है आपका, चाहे फिजिकल डिसइंटीग्रेशन है, केमिकल डिकम्पोजिशन है या फिर बायोटिक है, बस इतना लिख दिया। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि इसके सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस आपने इसमें देखे ही है। सॉइल फॉर्मेशन कैसे करता है, क्योंकि रॉक्स को तोड़ता है, और रॉक्स को तोड़ने के साथ साथ में ये तीनों चीजें आपकी काम आएगी। पहले बड़े बड़े रॉक्स को तोड़ने के लिए फिजिकल डिसइंटीग्रेशन, अगर कहीं पे केमिकल प्रोसेसेस है तो केमिकल आपका सॉल्यूशन कार्बोनेशन, ये प्रोसेस चलती हैं। लास्ट में आपकी जो ये फॉर एग्जांपल, पहले सिंपल उसमें एग्जांपल आपने पता देना है इग्नियस, फिर उसके बाद आपने मेटामॉर्फिक एंड साथ में सेडिमेंट्री। इग्नियस में क्या होता है कि वोल्केनो इरप्ट हुआ, इरप्शन होने के बाद उसमें क्योंकि उसमें ह्यूमस नहीं है, कुछ नहीं है, तो पहले वो इग्नियस से टूट के आपका मेटामॉर्फिक बनना चाहिए, सीधा सेडिमेंट्री नहीं बन सकता। तो पहले क्या होगा, प्रेशर टेम्परेचर वही फिजिकल डिसइंटीग्रेशन, उसके कारण वो मैकेनिकल फोर्स से टूट गया। उसके बाद टूटने के बाद अभी भी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। अभी भी उसमें अर्थ बॉम्ब या फिर जो आपकी मॉस लाइकस वो अभी प्रेजेंट नहीं रह सकते, क्योंकि उसमें अभी ह्यूमस नहीं होती ज्यादा, उसमें अभी तक मॉइस्चर नहीं आया है। तो मेटामॉर्फिक के बाद फिर वो टूट के सेडिमेंट्री में आएगा, और ज्यादातर सेडिमेंट्री में सॉइल आती है, तो सेडिमेंट्री में भी आपके अर्थ बॉम्ब आ सकते हैं, अल्टीमेटली मिट्टी बन गई, है ना। तो इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री तक आपने देखना कि कैसे ये चेंज होता रहता है। टेम्परेचर प्रेशर के यहाँ पे आपके मेथड चलते रहते हैं। सो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन में आप बता सकते हैं कि इग्नियस रॉक्स टूटती हैं, फिर वो अलग अलग टाइप्स में जाती है। दूसरे में आप उसमें कह सकते हैं कि कुछ केमिकल्स भी होते हैं, चाहे वो कोई एनिमल्स सीक्रेट करें या फिर वो ऑक्सीडेशन हो, चाहे कार्बोनेशन हो या फिर सोल्यूशन हो। और लास्ट में सीधा बायोटिक फैक्टर बता दीजिए कि ह्यूमंस का भी इसमें रोल रहता है आपकी वेदरिंग में। टाइप्स आपने एक्सप्लेन तब करनी है जब उनसे पूछा कि एक्सप्लेन वेदरिंग एंड इलेबोरेट टाइप्स ऑफ वेदरिंग। या फिर डायरेक्टली इसमें ले रखा है कि आपका जो फिजिकल वेदरिंग है वो कैसे प्रोसेस चलता है। तो जहां पे आपसे सीधा पूछा सिग्निफिकेंस क्या, सॉइल फॉर्मेशन क्या, तो वेदरिंग का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, टाइप्स इतनी होती है, यही टाइप्स आगे वर्क करती है बस। जैसे करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है आपके पास, किसी ने पढ़ा करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन पढ़ के बताओ मुझे। क्रूज भारत अभियान
मैं देखता हूँ एक बारी। करंट अफेयर का क्वेश्चन मैंने डिस्कस नहीं किया आपसे ना। उससे तात्पर्य यह है, उससे एक्चुअल में तात्पर्य यह है, उसका मतलब यह है कि आपको उसको आर्टिकल को इलेबोरेट करके पढ़ना है ना, मेंस के लिए। टेस्ट में था, टेस्ट में मेरे को क्वेश्चन पढ़ना है एक्चुअल में। एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। एनवी सेट्स, अब एक और भी भेजा था मैंने, ये एनवी सेट ये हो गया है, वो लिख लिया क्रूज भारत मिशन एंड जल ही अमृत अभियान आर टू वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ इंडिया टूरिज्म एंड वाटर मैनेजमेंट पॉलिसीज। कंबाइन कर दिया, ऐसे ही करते हैं आपके साथ एग्जाम में भी है। एंड क्रिटिकली एग्जामिन दिस स्टेटमेंट, ये कह रहे हैं कि क्रूज भारत मिशन और जल ही अमृत अभियान भारत के पर्यटन और जल प्रबंधन नीति दोनों के महत्वपूर्ण पहलू हैं। इस कथन की आलोचनात्मक समीक्षा करें, है ना। ये करना है, करवा रहा हूं सिंपल, 2 मिनट के लिए। अब उसमें आप समझिए कि क्रूज भारत मिशन की बात करें कि क्रूज भारत आपके कैसे काम में आएगा, सरकार इस नीति को क्यों लेके आई है। तो पहले इन्होंने बात की कि ये टूरिज्म में कैसे हेल्प करेगा। तो आप क्रूज भारत मिशन लिखिए, क्या है, टूरिज्म में कैसे हेल्प करेगा और गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करके देगा, बात खत्म, उसको हटा दो। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे सीधा पूछ रहा है कि जल ही अमृत अभियान जो है या फिर जल अमृत अभियान जो है वो आपको कैसे आपके वाटर मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। सिंपल, जितना भी अनट्रीटेड वाटर है उसको ट्रीट करना है, एग्रीकल्चर में यूज करिए या फिर आपके जो वॉशरूम्स हैं या फिर आपके जो एक्सेप्ट ड्रिंकिंग है ना, पानी पीने की जगह है, उसको अदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसमें यूज कर सकते हैं, क्लीनिंग के लिए, कहीं पे भी सिंपल। तो दोनों कंबाइन कर, वो भी अच्छी बात है। या फिर आप पार्ट ऑफ पहला पार्ट लिखो फिर दूसरा पार्ट लिखो फिर आलोचना कर दो। मतलब दोनों को इंटरलिंक कर दिया कि टूरिज्म के लिए वाटर मैनेजमेंट भी जरूरी है। वो वैसे भी ठीक है, दोनों भी यूज कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम पता क्या आएगी, क्रूज में पानी की कमी नहीं है उसको आप ट्रीट कर सकते हैं। पर क्रूज भारत मिशन में सिंपल आपको टूरिज्म ही डालना है। और दूसरे में वाटर, उसमें सिंपल ये था कि सीवेज का जितना भी है या फिर जितना भी आप अनट्रीटेड वाटर ट्रीट करो उसको मल्टीपल जगह पे यूज करिए, है ना। तो उसमें आप लिख सकते हैं कि एक्सेप्ट ड्रिंकिंग पर्पस, बाकी जगह इसको यूज कर सकते हैं। देख, दूसरे पे बीमारियां कंबाइन कर दी हैं ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन थे दोनों। मैं जब ये क्वेश्चन डाला भी अपने सोच रहा मैं लिख पाएंगे, पता नहीं क्या लिख पाएंगे। फिर सर ने कहा कि होने चाहिए क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट, है ना। तो इसमें था, इन लाइट ऑफ द ग्रोइंग चैलेंजेस ऑफ डिजीजेस लाइक अल्जाइमर, सिकल सेल इन इंडिया, व्हाट रिफॉर्म्स वुड यू सजेस्ट इन द नेशनल हेल्थ पॉलिसी। सिंपल कह रहे हैं कि अगर हम अल्जाइमर और सिकल सेल जैसी बीमारियों की बढ़ती चुनौतियों के संदर्भ में स्वास्थ्य नीति में सुधार के लिए आप क्या सुझाव देंगे। सिंपल, क्या अल्जाइमर है, उसकी इलाज है कोई, अल्जाइमर का कोई इलाज है नहीं है। दूसरा आपके पास है सिकल सेल, उसका इलाज है, बट सिकल सेल में जो इलाज है वो एथिकल नहीं है, मतलब वो एक टाइप से मोरली करेक्ट नहीं है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। सिकल सेल को अलाउ नहीं करते। बट अल्जाइमर में क्या कर सकते हैं, एनवायरमेंट के ऊपर सरकार काम कर सकती है, ज्यादातर एनवायरमेंटल फैक्टर्स है। सो फर्स्ट पॉइंट पे आइए आप जी, करंट अफेयर का एनालिसिस करना पड़ेगा। 3 टाइप्स में, फर्स्ट टाइप आप लिखिए इसमें, दैट इज आपका फैन शेप डेल्टा। क्या हो गया जी मित्रों, काहे हंस रहे हैं। फैन शेप डेल्टा और आर्कुएट डेल्टा, सेकंड नेम इसका। सो फैन शेप, इसका डेल्टा का मेरे पास पीडीएफ है, शायद आपको मिल जाएगा, पहले जो टॉपिक कंप्लीट हुआ उसी का पीडीएफ। सो फैन शेप डेल्टा, ये फैन शेप का है ना, क्योंकि सी वाटर डेंस है, दूसरा वाटर लेस है, तो फिर आगे चलकर ये डेपोजिशन के कारण बनता है। सो इसमें आप लिखिए, पहले लिखने वाला काम करिए क्योंकि टाइम है 11:05। तो फैन शेप डेल्टा अकर्स, fan shape delta occurs when
river water is as dense as sea water. Fan shaped delta occurs when river water is as dense as sea water. Full stop. The river starts depositing huge amount of sediments. The river starts depositing huge amount of sediments, and it starts breaking. When the river starts depositing huge amount of sediments and it starts breaking or bifurcating. It starts breaking or bifurcating. bifurcating. Bifurcating from common point forming an arc-like feature. Such deltas are known as arcuate delta. Such deltas are known as arcuate delta or fan-shaped delta. सो एक मेन रिवर है, देन बाकी आपकी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं. अब ये जो बीच में गैप है ना, दिस इज आपका लैंड एरिया. ये जो रीजन है, दिस इज लैंड एरिया. ये आइलैंड रीजन है, एक टाइप से खाली एरिया नहीं है, ये होलो रीजन नहीं. दिस इज अ लैंड एरिया. जैसे आपने उस पिक्चर में देखा कि दोनों साइड से पानी फ्लो कर रहा है, बीच में देयर इज अ लैंड एरिया. सो इसी को हम कहते हैं फैन शेप डेल्टा. तो यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज लैंड मास. एग्जाम्पल्स लिखने हैं इसके आपको. एग्जाम्पल्स कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं. डॉक्टर कमलदीप. सो फैन शेप डेल्टा occurs when river water is as dense as sea water, right? So river water जो है वो भी sea water की तरह का dense होना चाहिए. The river starts depositing huge amount of sediments. River starts depositing huge amount of sediments and it starts breaking or bifurcating. The river starts breaking or bifurcating. The river starts depositing huge amount of deposit या sediments and river starts breaking or bifurcating from common point, forming an arc-like structure. This region is the common point. Forming an arc-like structure. And such delta is known as fan-shaped delta. Next आपके पास है, that is आपका इसमें एग्जाम्पल लिखिए. बहुत सारी रिवर्स डेल्टा बनाती है. पहले लिखिए नाइल रिवर नाइल डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा,
इंडस डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, मेकोंग डेल्टा, बहुत सारी नदी है। इंडस डेल्टा, मेकोंग डेल्टा, इंडस रिवर डेल्टा, मेकोंग रिवर डेल्टा, और बहुत सारी नदी है। सबके नाम लिखने लगेंगे तो वक्त लगेगा। जैसे येलो रिवर है, कावेरी है, राइन है, रोन है, दीज ऑल रिवर्स, है ना। लिखने कैसे लिखवा दो, तो लिख लो फिर। मेकोंग आ गया। मेकोंग के बाद फिफ्थ इज आपका कावेरी। ऐसे में लिखिए कावेरी, अंग्रेजों ने जो स्पेलिंग दी है वही। कावेरी रिवर का डेल्टा, ओह सॉरी, दिस इज सिक्स्थ है ना। इसके बाद राइन एंड रोन रिवर डेल्टा, ये यूरोप की नदियां हैं। और लास्ट आपके पास है येलो रिवर डेल्टा, ये आपका चाइना में है। येलो रिवर डेल्टा। सो दीज आर दी फैन शेप डेल्टा के एग्जांपल्स 11-13। नेक्स्ट फिंगर डेल्टा और वर्ड फुट डेल्टा। एक मिनट, लिख रहे होंगे अभी इसको भी, है ना। कोई नो। सेकेंड टाइप फिंगर डेल्टा। ये तो नाम ऐसे याद हो जाते हैं इसके। पक्षियों के जैसे पांव होते हैं वैसा ही डेल्टा है। सो फिंगर डेल्टा या फिर बर्ड फुट डेल्टा जी कहते। फिंगर डेल्टा और बर्ड फुट डेल्टा, इसमें लिखिए वही है, पक्षी के कहाँ से होते पाँव। और वही बात है, मेरी डायग्राम थोड़ी सी ना ऐसे रहती है, एक यहाँ पे एक यहाँ से करके बीच में। दिस इज ऑल्सो लैंड एरिया। इसके डायग्राम बनाएंगे लेटर ऑन। सिंपल इसमें लिखिए आप अभी, इट फॉर्म्स व्हेन रिवर वाटर इज लेस डेंसर देन द सी वाटर। इट फॉर्म्स व्हेन river water is less dense than the sea water. River water is less dense than the sea water. Therefore river swiftly comes from the slope. Therefore river swiftly comes from the slope. River swiftly comes from the slope and goes deep inside the sea, before starting to deposit. It forms when river water is denser than the sea water. River comes from the steep slope या फिर therefore river swiftly comes from the steep slope या slope and it goes deep inside the sea before starting to deposit sediments. Before starting to deposit sediments, resulting into the formation of numerous subchannels or several branches. Numerous sub-channels or several branches resembling the foot of a
resembling the foot of a bird, resembling the foot of a bird, or it is known as finger delta. Resembling the foot of a bird, or it is known as finger delta, or it is known as finger delta. Again, this is a main river. कि नदी की मुख्य जलधारा है. अरे यार डायग्राम भी बड़ी अजीब सी है. ऐसा, ऐसे, ऐसे. नहीं तो इस तरह से ये डायग्राम बनेगा. थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा. इसको जोड़िए मत, इसको ऐसे रखिए. सो मेन रिवर अपना वाटर इसी स्ट्रीम्स के थ्रू डाल रही है. दिस इज द मेन रिवर थ्रू विच वाटर इज कमिंग. ठीक है, वर्ड फॉर डेल्टा. मेन रिवर का जो वाटर है वो सी वाटर से डेंस है. पानी एक स्लोप से आता है और जैसे ही ये स्लोप से समंदर के अंदर जाने की कोशिश करता है तो ये आगे चलकर फिंगर डेल्टा बनाता है. ये जो आपने टांगे बनाई है ना जो आपने फिंगर्स बनाई है या फिर जो आपने पक्षी की टांगे बनाई है, ये एक टाइप से लैंड एरिया को यहाँ पे शो कर रहा है. मैं पिक्चर दिखाता हूँ इसकी आपको, ऐसे आपको फिर ये मजाक ही लगेगा. एक मिनट, दूर बनाते हैं इसको. लैंड मास, और इसके आसपास में सारा जो क्षेत्र है वो समंदर का क्षेत्र है. राइट, दिस इज टोटली अ सी एरिया. सी का वाटर है यहाँ पे. इसके अगल बगल में देयर इज अ ओशन या सी का वाटर. मतलब समंदर के बीचों बीच है ये. सी और ओशन वाटर. हाँ जी, श्री का डायग्राम में सिंपल समझिए. नदी जो है अपने लैंड मास से आ रही है समंदर की तरफ को. अब रिवर जहां से आ रही है वहां पे थोड़ा सा स्टीप स्लोप है, थोड़ा सा, मतलब प्रॉपर स्टीप नहीं है बट स्लोप है. उस स्लोप से जब ये पानी के अंदर आ रही है, सो रिवर का वाटर कम डेंस है, मतलब इसमें सेडिमेंट्स कम है. वाटर जो है सी का उसमें ज्यादा सेडिमेंट्स है, मतलब जो ज्यादा डेंस है उससे. और जब ये एंटर कर रहा है तो ये कुछ एक ब्रांचेस बना पा रहा है. मतलब अगर सी के वाटर से रिवर का वाटर ज्यादा डेंस होता तो पहले जैसे डेल्टा बना, फुल फ्लेज डेल्टा, तो वैसा डेल्टा बनता. बट यहाँ पे क्योंकि डेल्टा इसलिए नहीं बन पा रहा है प्रॉपरली, ये जो आप एरिया देख रहे हैं पूरा का पूरा मेन रिवर के बाद छोटी छोटी जो ब्रांचेस बन रही है. दिस इज बिकॉज क्योंकि रिवर के वाटर के पास उतने सेडिमेंट नहीं है. थोड़ा पेलोड या थोड़ा ही जो है सेडिमेंट यहाँ पे डिपॉजिट कर पा रहा है. अब ये जो आपके यहाँ पे जो फिंगर्स बन रखी है ना, ये दिस पार्ट, ये फिंगर इसलिए बन रखी है क्योंकि यहाँ पे पहले डेल्टा बना. डेल्टा बनने के बाद समुद्र की जो लहरें हैं उसने इसको यहाँ से मोल्ड कर दिया, कट कर दिया, और जो पार्ट बच गया नेचुरली उसको हम कह रहे हैं कि दिस इज फिंगर या फिर वर्ड फॉर डेल्टा. सिर्फ थोड़ा सा लैंड एरिया बना पा रहा है ये, बाकी सारा का सारा समंदर से डूब चुका है. और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कई बार क्या होता है कि समंदर का पानी इस पूरे के पूरे एरिया के ऊपर भी आ जाता है, फिर ये डेल्टा ही गायब हो जाएगा यहाँ से. सिर्फ लैंड मास जो है पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये लैंड मास यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा, पानी के नीचे आ जाएगा. सो दिस इज फिंगर डेल्टा या फिर वर्ड फॉर डेल्टा. एग्जाम्पल लिखिए, मिसिसिपी रिवर. मिसिसिपी रिवर कहाँ पे है ये?
अफ्रीका, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, नियर टू एपलेशियन माउंटेन। सो एग्जांपल है इसका मिसिसिपी रिवर, दैट इज इन नॉर्थ अमेरिका। लास्ट है आपके पास, दैट इज एस्चुरी। एस्चुरी लिख लो, फिर पिक्चर देख लेना इसका। एस्चुरी थर्ड पार्ट, ESTU, अरे ESTUARY, दैट इज एस्चुरी। एस्चुरी का सिंपल मीनिंग है जब आपका पूरा का पूरा रिवर का वाटर जो है या फिर माउथ ऑफ द रिवर जो है वो पूरा का पूरा पानी के नीचे डूब जाएगा, सबमर्ज हो जाएगा। सो इसमें लिखिए, इट इज फॉर्म्ड व्हेन द माउथ ऑफ रिवर submerges into sea. It is formed when mouth of a river submerges into sea. जब नदी का मुहाना या नदी का माउथ ऑफ द रिवर जब पूरा का पूरा सबमर्ज हो जाता है, डूब जाता है इनसाइड द सी, उसको कहते हैं आप एस्चुरी। और कोस्टल वाटर, सी वाटर या फिर कोस्टल वाटर, फुल स्टॉप। It is an example of truncated delta. It is an example of truncated delta. तो इसको truncated delta भी कहते हैं। It is an example of truncated delta. Third type. Example: नर्मदा, तापी, अमेजन रिवर। जैसे नर्मदा तापी को डेल्टा नहीं बनाती, that is एस्चुरी। नर्मदा तापी ये तो भारत की हो गई, और बड़ा अगर आपको देखना है तो अमेज़न रिवर, ये भी कोई डेल्टा नहीं बनाती। इसका जो माउथ ऑफ द रिवर है दैट इज टोटली सबमर्ज्ड बिलो द सी। जैसे कि वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज अ सबमर्ज्ड कोस्ट, तो ये भी डूबा हुआ है। सो नर्मदा तापी, दे बोथ आर एग्जांपल ऑफ एस्चुरी या फिर ट्रंकेटेड डेल्टा। और जितनी सिंपल इसमें लिखना अगर आपको तो लिख सकते हैं, ऑल द वेस्ट फ्लोइंग रिवर, जितने भी रिवर्स वेस्ट की तरफ जाती हैं, फ्लो करती हैं, ऑल वेस्ट फ्लोइंग रिवर फॉर्म्स एन एस्चुरी। जितनी भी आपकी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, पश्चिम की तरफ जिनका फ्लो है, वो ज्यादातर एस्चुरी बनाती है, या फिर आप कह सकते हैं ट्रंकेटेड डेल्टा बनाती है। अब नेक्स्ट कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। और उसके बाद हमने कुछ चीजें इसमें और भी करनी है एक्स्ट्रा, जैसे कि एक टॉपिक है आपका रिवर कैप्चर, रिवर रिजर्वेशन, और उसके बाद फिर एक ही चैप्टर होगा दैट इज डेजर्ट इरोजन, डेजर्ट का इरोजन या फिर डेजर्ट टोपोग्राफी, जिसमें आपके सैंड ड्यून्स, बर्खन्स या फिर मशरूम रॉक्स बनते हैं। दूसरा आपका ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म्स, जहाँ पे ग्लेशियर फॉर्मेशन हो रही है, ग्लेशियर के कारण वहां पे इरोजन हो रहा है। सो इरोजन देख सकते हैं आप, टॉपिक काफी बड़ा है। रिवर कैप्चर, रिवर इरोजन, चलो अभी के लिए इतना ही है। मैंने आपका जो आज टेस्ट डाला है ज्योग्राफी का, वो है कास्ट टोपोग्राफी के ऊपर, वही जो आपने रिसेंटली पढ़ा था लाइमस्टोन रॉक का। सो ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी रिवीजन करते रहिए साथ साथ में। नेक्स्ट क्लास आपकी 12 बजे शुरू होएगी।